सभी को नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2 का पाठ 1 माता का अंचल। इसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1893 बिहार में हुआ। इनकी मृत्यु 21 जनवरी 1963 पटना में हुई। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं देहाती दुनिया, स्मृति शेष, ज़्यादा। देहाती दुनिया जो है यह इनका प्रमुख उपन्यास है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। 1960 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। लखनऊ में प्रेमचंद जी के साथ माधुरी पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। अब हमारा पाठ क्या कहता है देखते हैं कि ये जो अंश लिया गया है, जो माता का अंचल जो पाठ है, ये अंश लिया गया है, ये है शिव पूजन सहाय जी का जो उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया जो है ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। स्मरण शिल्प, अब जो गद्य है, गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे हमने 9th में पढ़ा था लहासा की ओर, तो वो क्या था, यात्रा स्मरण था, है ना, यात्रा संस्मरण। और निबंध है, पत्र शैली है, ठीक है। तो गद्य कहानी लेखन है, बहुत सारी विधाएं हैं गद्य के अंदर। तो रिपोर्टार्स भी इसी के अंदर आता है। तो उन्हीं में से जो एक संस्मरण है, यह भी एक गद्य की विधा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने बारे में, अपनी आत्मकथा के बारे में कहता है, उसके जीवन में उसके जो जो बातें, जो उसकी यादगार बातें हैं, जो उनके जीवन में घटित हुई हैं, उन्हें वो लेखन शैली में स्पष्ट रूप से लिख देता है। उसे बहुत ही प्रभावित ढंग से उसे लिखने का प्रयास करता है, तो उसे ही हम कहते हैं संस्मरण। तो ये जो लिखा गया है पाठ हमारा माता का अंचल, ये भी एक स्मरण शिल्प में लिखा गया है। स्मरण शिल्प यानी कि जो लेखक को जो अपनी पुरानी बातें याद है, उन्हीं के आधार पर उन्होंने ये लिखा। इसे हिंदी का, स्मरण शिल्प के आधार पर भी हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती, यानी कि जो बिल्कुल गंवार है, अनपढ़ है और मजदूर है, वो भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। आत्मकथात्मक शैली, आत्मकथात्मक, उन्होंने अपनी कहानी लिखी है इसके अंदर। तो इस उपन्यास में कथा शिल्प जो है बहुत ही मौलिक ढंग से लिखा गया है। इस संकलित अंश में ग्रामीण अंचल यानी गांव का जो परिवेश है, वहाँ का जो क्षेत्र में किस तरह का वातावरण है वो, और उसके जो चरित्र हैं उसके अंदर, उनका एक बहुत ही अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है कि बालक किस तरह से खेलते हैं, बालकों का एक समूह हो गया। आजकल के बच्चे किस तरह से खेलते हैं, इंडोर गेम्स, ये स्केटिंग हो गया इनका, है ना, और दूसरे बैडमिंटन हो गए, इनके अलग तरह के गेम होते हैं। लेकिन पहले के समय में इस तरह के नहीं थे। गाँव में आज भी इस तरह के खेल नहीं खेले जाते हैं, आज भी इस तरह के खेल नहीं खेले जाते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया है कि जो गांव में खेले जाने वाले खेल हैं, और जो एक माँ है वो अपने बच्चे के प्रति किस तरह से प्रेम व्यक्त करती है, पिता अपने बच्चे को किस तरह से दुलार देता है, और जो गाँवों के अंदर लोकगीत गाए जाते हैं, तो किस तरह के लोकगीत गाए जा रहे हैं, तो उन सभी प्रसंगों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और यह भी बताया गया है कि ये जो शहरी चकाचौंध है, शहरी दुनिया है, दिखावा है, आडंबर है, इन सभी से दूर रहना, ठीक है, और गांव की एक सहजता को लेखक ने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही लेखक ने तत्कालीन समाज उस समय का जो समाज था, तो वहाँ का पारिवारिक परिवेश कैसा था, इसका चित्रण भी उन्होंने किया है। अब इसमें पाठ में कि जो माता पिता का स्नेह था वो लेखक ने किस तरह से अनुभूत किया, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करते हैं लेखक। उनका नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उन्हें सुलाते थे, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उन्हें अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे और खुश कर देते थे। यानी छोटे बच्चों का एक बताया गया, चित्रण किया गया कि छोटे बच्चों के जब माता पिता यूँ तिलक विलक कर देते हैं तो वो कितने खुश हो जाते हैं, और आईने में देखकर, कांच के अंदर दर्पण में देख करके अपने बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा हुआ जब चेहरा देखते थे तो बहुत मुस्कुराने लगते, शर्मा जाते थे। पिता जब उन्हें मुस्कुराते थे उन्हें देख करके, और वो शर्मा जाते थे। पूजा के बाद पिताजी उन्हें अपने कंधे पर बिठा करके
गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उन्हें रास्ते पर पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। छोटी छोटी पर्चियाँ होती थी उनके अंदर राम का नाम लिखा हुआ होता था, उसी के अंदर आटे की गोलियां डाल देते थे और वे मछलियों को खिलाते थे। और जब वापस से वहाँ से लौटते थे तो वहाँ रास्ते में जो भी पेड़ उन्हें नज़र आते थे तो उन पेड़ों की जो डालियाँ थी उन पर अपने बच्चे को वो लेखक को झुलाया करते थे। तो ये सारी बातें लेखक को याद आ रही हैं और उन्होंने उन्हीं स्मरण शिल्प शैली में उन्होंने अपनी ये बातें इसमें लिखी हैं। जब वे घर आते थे तो उन्हें अपने साथ खाना खिलाते थे और तो माँ को जब कौर छोटे लगते थे तो वे पक्षियों का नाम लेते हुए उनको कौर खिलाती थी। कई बार होता है ना, छोटे बच्चों को आपने घर में देखा होगा कि पिताजी जब खिला रहे हैं, कौर छोटे लग रहे हैं, तो माँ बहुत ही भावुक होती है अपने बच्चों के लिए, बहुत सेंसिटिव होती है बच्चों को लेकर के। तो लगता है इतने छोटे छोटे कौर से तो बच्चे का पेट ही नहीं भरेगा, तो वो क्या करती थी, थोड़े बड़े बड़े कौर के बड़े बड़े निवाले लेकर के उसको कि चिड़िया आ जाएगी, कौवा खा जाएगा, ये आ जाएगा, इस तरह से तो उसको बच्चे को खिलाती थी, लेखक को खिलाया करती थी। और जैसे वो और झपट करके जो लेखक थे उसको कौर को खा लिया करते थे। बिल्कुल वही चित्रण किया गया एकदम घर में, जैसा आप छोटे बच्चे के प्रति देखा करते हैं। और जब वो रोते रहते थे फिर भी, यानी रोते बच्चों को क्या है, बालों में तेल लगवाना, बालों को बंधवाना, ये सब पसंद नहीं होता। तो उसी तरह से लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी ये सब पसंद नहीं था, लेखक को भी पसंद नहीं था, लेकिन माँ क्या करती थी, ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ती थी और उनके बालों को बांध करके उनके ऊपर एक छोटा सा फूलदार लट्टू सा बालों को बांध कर बना देती थी, जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है, और एक कुर्ता टोपी पहना देती थी और बुरी नज़र से बचाने के लिए उन्हें काला टिक्का लगा देती थी ताकि उनके बच्चे को कोई नज़र ना लगे। और फिर उसके बाद में पिता के पास में जाकर छोड़ आती थी और अपने काम में लग जाती थी। जैसा कि हमारा ग्रामीण परिवेश जो दिखाई देता है, आजकल शहरों में भी कई जगह इस तरह का दिखाई देता है, तो बिल्कुल वही उन्होंने वातावरण इसमें चित्रित किया। जब वे वहाँ खड़े खड़े अपने मित्रों को, छोटे छोटे बच्चे जो उनके दोस्त हुआ करते थे, वो वहाँ पर खेलते हुए दिखते थे, तो उन्हें देख करके वह अपना रोना भूल जाते थे और खेलने में लग जाते थे। पिताजी उन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत लाड लडाते थे। वे कभी उनके हाथों को चूमते तो कभी दाढ़ी मूंछ गड़ाते, कुश्ती खेलते, बार बार हार जाते उसमें पिताजी उनसे और वो उल्टे पड़ जाते थे। और घर के सामने खेले जाने वाले एक मिठाई की दुकान में खेल में 2-4 गोरखपुरिये पैसे देकर शामिल हो जाते थे। गोरखपुरिये कौन है? गोरखपुर से जो आए हुए लोग थे उनको नाम दे दिया गया गोरखपुरिये। घरौंदे के खेल, अब यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग तरह के खेल हैं। घरौंदे के खेल कि मिट्टी का एक घरौंदा सा बना दिया, उस खेल में सारे बच्चे शामिल हो जाते थे। फसल का खेल कि आज फसल के लिए, क्योंकि गाँव में वो जो चीज़ें देखते थे, लड़की की शादी हो रही है तो शादी का खेल हो गया, तो इस तरह जो जो चीज़ें वो गाँव में देखा करते थे अपने आसपास, बच्चे उन्हीं खेलों को खेला करते थे। तो वो खेल में, जैसे अब घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति थी, तो उसमें आखिरी में चुपके से बैठ जाते थे और पहले और बोला करते थे अब वापस से खाना कब मिलेगा। तो ये सारे खेल थे उनके। बारात के खेल, बारात वाला खेल हो गया, तो जब दुल्हन की विदाई होती थी तो चूहेदानी की पालकी में, तो पालकी कौन सी बनाई उन्होंने? चूहेदानी, जो खेलने का चूहेदानी है ना, उसको उन्होंने पालकी बना दी और उसमें पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और फिर बच्चे हंसते थे, बच्चों को हंसाते थे इस तरह से। तो ये सारे खेल हैं वहाँ के। अब खेती का खेल, खेती के खेल में जब फसल आती है तो जिस तरह से खुशियाँ मनाई जाती है ना एक गांव के अंदर, तो लेखक इस तरह से देखे करते थे। छोटे बच्चे ये सारी चीज़ें अपने आसपास के इर्द गिर्द वातावरण में जो जो चीज़ें देखते थे उन्हें ही अपना खेल बना करके खेला करते थे। अब खेती में फसल आने पर पूछते कि भाई खेती कैसी रही। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे जो सामान होते थे वो जुटा लाते थे और उन्हें खेती जैसा बना देते। जैसे घास फूस ले आए तो घास लगा दी मिट्टी के अंदर और बना दिया कि ये हमारा खेत है, इस तरह से। और वो बहुत ही रुचि से खेला करते थे और खेलों को देखकर बहुत खुश होते थे सब लोग। अब उनका जो विद्यालय था, विद्यालय भी जाने लगे थे, वो छोटे ही थे तो फिर थोड़ा समय बाद में विद्यालय भी जाना शुरू किया। तो वहाँ पर तिवारी नाम के एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनका सभी बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे, वो भी मजाक उड़ाते थे। तो अब जो वहाँ के गुरुजी थे, उनके जो अध्यापक थे, उन्हें ये सब पसंद नहीं था इस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाना। तो उन्होंने एक बार उनकी बहुत पिटाई की लेखक की। अब पिताजी तो उनसे बहुत प्यार करते थे, अब पिताजी उनको लाए, उनको सांत्वना दी, उनको चुप कराने का बहुत प्रयास किया। फिर वो जैसे ही आ रहे थे रास्ते में, फिर से उनके खेलते हुए उनको दोस्त मिल गए, उनके दिखाई दिए, तो उनको देख करके वो अपना सब कुछ रोना धोना जो था वो भूल गए। और जो खेतों में जो चिड़ियाएँ थी
वो उड़ रही थी तो उनको पकड़ने की कोशिश करने लगे। अब जो चिड़ियाएँ उड़ जाने के बाद में जब एक टीले पर आगे बढ़े, वो टीला एक मिट्टी का ऐसे पहाड़-नुमा थोड़ा ऊंचे स्थान पर बना हुआ होता है, मिट्टी का होता है छोटा सा, ठीक है। तो वहाँ पर बढ़े तो वहाँ पर क्या थे, चूहे के बिल बने हुए थे अलग अलग। उन चूहे के बिलों में आसपास में जैसे खड्डे खड्डे हो रखे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन खड्डों के अंदर पानी डालना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जब उसके अंदर पानी डाला तो उसके अंदर से एक सांप निकल आया। तो जैसे ही सांप निकला वहाँ से, तो कई बच्चे डर डर के इधर उधर भागने लगे, कई तो टीले से लुढ़क गए, कई के चोट लग गई। तो जो लेखक थे वो भी बहुत डर गए थे और वो उनके भी चोट लगी, गिर गए थे तो चोट लगी। अब डर के मारे गिरते पड़ते लेखक लहूलुहान स्थिति में, कई जगह खून भी आ रहा था। तो घर में जब पहुँचे तो सामने पिता को बैठे देखा। लेकिन जब कभी भी हमारे लग जाती है तो सबसे पहले किसकी याद आती है, माँ की याद आती है। मतलब वो दिन भर खेलते किसके साथ में थे, किसके साथ रहते थे, अपने पिता के साथ में। लेकिन फिर भी जब उन्हें चोट लगी, उन्हें कोई परेशानी हुई तो किसके पास में भागे, अपनी माँ के पास में। माँ ने डरते हुए, घबरा रही थी माँ भी कि बच्चे को क्या हो गया, लेकिन फिर भी उसने हल्दी का लेप लगाया और उसको अपने आंचल से उसकी धूल साफ़ की और बहुत प्यार से उन्हें हल्दी। और जिस समय बच्चा अपनी माँ के आंचल के अंदर आया तो उन्हें जो सांत्वना मिली, जो खुशी महसूस हुई, जो ऐसे लगा कि अब सुरक्षित अपने आप को, बच्चा अपने आप को माँ के आंचल में सुरक्षित महसूस करता है। इसी भावना को लेखक ने इसके अंदर व्यक्त किया है कि मैं प्रतिदिन, लेखक कह रहा है कि मैं प्रतिदिन अधिक समय किसके साथ बिताता था, अपने पिताजी के साथ में। परंतु जब भी मुझे कोई परेशानी महसूस हुई तो हर समय मुझे अपनी माँ ही दिखाई दी। तो इसीलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया, माता का आंचल पाठ रखा गया। कि जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमेशा माता का आंचल ही पास, वही याद आता है जिसमें हमें बहुत सहानुभूति मिलती है, जिसमें हम सुरक्षा को महसूस करते हैं कि हम बहुत सुरक्षित हैं इसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।